हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं या डीआई के क्वेश्चंस आते हैं या अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेसिकली परसेंटेज में आपको कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जानने चाहिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो ईजिली सॉल्व हो। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पीडीएफ आपको चाहिए इस वीडियो की तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। साथ ही में मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कोई एडिशनल क्वेरी होगी तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज समझने की। ठीक है, तो देखो परसेंटेज को हम लोग अगर दो वर्ड्स में तोड़े तो एक तो हम लोग पर ये वर्ड बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं सेंट। ठीक है, पर का मतलब होता है अपॉन। जब हम लोग को किसी भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो हम लोग उसको पर लिख सकते हैं। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100, है ना। तो परसेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 25%। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले पर के जगह पे डिवीज़न लगाऊंगा, तो 25 के बाद लगेगा डिवीज़न। ओके, और सेंट का मतलब तो 100 ही होता है, तो 100। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। और अगर वो आगे कट हो सकता है तो उसको कट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कट किया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे। एक एग्जाम्पल लिखा है 66.66% ऑफ 48 और आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि विदाउट कन्वर्टिंग दिस परसेंटेज टू द फ्रैक्शन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने लग जाओगे, अगर आप उसको ऐसे लिखोगे 66.66 डिवाइड बाई 100 इंटू 48 और फिर आप कट करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। और इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता है, खास करके बैंक एग्ज़ाम्स में जिसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? इसके ऊपर सोल्यूशन ये है कि आप ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, अभी याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अभी के लिए याद रखो कि 66.66 का फ्रैक्शन होता है 2/3। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 48 बेसिकली मुझे करना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो अगर आप देखोगे 16 से कट करूंगा तो 16 2 ज़ा 32, तो सामने मेरा आंसर आएगा 32, राइट। तो ये यूज़ है आपके फ्रैक्शन का कि अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता हूँ ऐसे केस में, तो जाहिर सी बात है कि मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाता है और मेरा आंसर जल्दी नहीं आ पाता। ठीक है, अभी ठीक उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे 33.33%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3 और 72, और 3 से सीधा 72 24 बार कट होता है, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर आपका 24 आएगा। तो ये मैं इतने जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे फ्रैक्शन पता है। अगर नहीं पता होता तो दिक्कत होती है ना। तो आपको समझना है कि जहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस या स्टैंडर्ड परसेंटेजेस आपको बार बार एग्जाम में रिपीटेशंस देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस के बारे में हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 66.66% का वैल्यू 2/3 है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे परसेंटेजेस जो है उससे आपको डील करना पड़ता है एग्ज़ाम में, और अगर उसके फ्रैक्शंस आपको पता होंगे और आप अच्छे से उसको रिकॉल कर पाओगे तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे परसेंटेजेस जो है स्टैंडर्ड परसेंटेजेस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने देखो टेबल लिखा है, एक तरफ लिखे है परसेंटेज, एक तरफ लिखे है फ्रैक्शन। अभी देखो इतने सारे परसेंटेज और फ्रैक्शन है तो आप कहोगे कि सर इतने सारे याद कैसे रहेंगे। तो देखो हम लोगों को मेमोराइज़ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको सही तरीके से याद कैसे रखना है। ठीक है, आपको इसमें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से मैं इसको आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 100% का मतलब होता है 1, राइट। तो सबसे पहले इसको समझो, 100% का 1 होता है, हम लोगों को पता है। ओके, अभी अगर मैं 100 का आधा करूँगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 50% होगा? यस। और 1 का आधा करूँगा तो कितना होगा? हाफ। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो परसेंटेजेस याद रखो, 100 50। ठीक है, अभी इस 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आधा करना। ठीक है, बिकॉज हम लोग हाफ कर रहे हैं
तो 50 का भी हाफ कर लेते हैं। 50 का हाफ कितना होता है 25, तो जाहिर सी बात है 1/2 का भी मतलब हाफ होगा, ठीक है। 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4, ओके। तो ये हो गया आपका 25%। अभी 25% को भी मैं अगर हाफ करूँगा तो 12.5 होगा, तो 1/4 को भी हाफ करूँगा तो 1/8 होगा। ठीक उसी तरीके से 12.5 का आधा 6.25, 1/8 का आधा 1/16, इसी का आधा 3.125, इसी का आधा 1/32, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाफ ऑफ करने के बाद भी आपको कितने सारे परसेंटेजेस डायरेक्टली याद हो रहे हैं, है ना। आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि 50% अगर हाफ है तो उसके जितने भी हाफ करते जाओगे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आपको ये फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे, ओके। तो आई होप कि आपको ये हाफ वाला जो लॉजिक है वो समझा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और परसेंटेजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 12.5 का मतलब है 1/8, ओके। अभी 12.5 का 2 गुना तो हम लोगों को पता है 25 होता है, लेकिन अगर 12.5 का मैं 3 गुना पूछूं तो ये होगा, है ना, 37.5। कैसे? 12 का 3 गुना 36 और 0.5 का 3 गुना 1.5, तो 36 और 1.5 मिल के 37.5 बनता है। इसका मतलब 12.5 का ये 3 गुना है। तो ये जो 1/8 है इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितना आता है 3/8 आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फ्रैक्शन उसका 3/8। तो आगे से जब भी आप क्वेश्चन में 37.5% देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा ये तो 3/8 है। क्यों? क्योंकि 12.5% 1/8 है और 1/8 का 3 गुना होता है। तो इस तरीके से याद रखना है, ओके। इस तरीके से याद रखोगे तो मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, ओके। आई होप कि ये इंटू 3 वाला आपको समझा होगा, ओके, ठीक है। उसी तरीके से 12.5 का आप इंटू 4 करोगे तो 50 आएगा, राइट। लेकिन इंटू 5 करोगे तो ये आएगा 62.5, और यहाँ पे इंटू 5 कर रहे हो 1/8 में तो 5/8 हो गया। बहुत सिंपल है, राइट। अगर इसका इंटू 6 करोगे तो 75 आएगा, इसका इंटू 7 करोगे तो ये आएगा 7/8 87.5, दैट्स इट। इंटू 8 करोगे तो 100 ही हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझा होगा कि किस तरीके से आपको इन परसेंटेजेस को याद रखना है, ओके। तो ये तो हो गए कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस जिसके आप फ्रैक्शन जो है वो आसानी से जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ और परसेंटेजेस के बारे में जानते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 बेस परसेंटेजेस याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये है 8.33 वाला और दूसरा है ये 11.11 वाला, ओके। सिर्फ आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 8.33% जहाँ पे भी लिखा होता है उसका मतलब होता है 1/12, उसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/12 होता है। बस ये एक बात अगर आप याद रखोगे तो उसके बेसिस पे उसके नीचे जितने भी परसेंटेजेस लिखे हैं सारे आप याद रख लोगे। कैसे? आइए देखते हैं। देखो 8.33 का मैंने लिखा है 1/12। अभी अगर मैं 8.33 का डबल करता हूँ तो ये 16.66 बनता है। तो अगर मैं इसका डबल कर रहा हूँ तो इसका भी डबल करूँगा, है ना। तो 1/12 को अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है 1/6। कैसे? देखो 1/12 था, इसको मैंने डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से कट हो जाएगा ना, तो 1/6 होगा, तो ये 1/6 आया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं 8.33 का 3 गुना करता तो वो तो 25% होता। 25% तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 1/4 रहता है, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ओके। अभी आते हैं इंटू 4 पे। तो जब मैं 8.33 इंटू 4 करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और 1/12 का 4 करूँगा तो ये 1/3 होगा, है ना। तो 33.33% का मतलब क्या हुआ 1/3। आई होप कि आपको ये समझा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 8.33 का हम लोगों ने ऑलरेडी 4 गुना तो देख लिया, अभी ये 5 गुना देखते हैं। ये होगा 5 गुना, और 1/12 का 5 गुना कितना होगा 5/12, तो ये 5/12 हो गया, ठीक है। अगर मैं 8.33 का 6 गुना करता तो एग्जैक्टली 50% आता, तो वो तो हाफ है, वो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन मैं 8.33 को 7 गुना करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7/12 आएगा, राइट। इस तरीके से आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रैक्शन जो है वो याद होते जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं 8.33 का 8 गुना करता हूँ तो मुझे ये मिलता है 66.66, और 1/12 का भी 8 गुना करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 2/3। कैसे? देखो 1/12 का मैंने किया 8 गुना मतलब इंटू 8, और इसको अगर मैं काटूंगा 4 से तो देखो 2/3 होगा, और अल्टीमेटली मुझे फ्रैक्शन भी वही मिल रहा है 2/3। तो इस तरीके से आप आसानी से उसको याद रख सकते हो, ओके। और 8.33 का जब मैं 10 गुना करूँगा तो यही आएगा 83, है ना। और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10/12 होगा,
10/12 को जब मैं कट करूँगा तो 5/6 ही आएगा, तो ये 5/6 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको देखो कभी भी परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप कॉन्सेप्चुलाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे नीचे अप्लाई होती है कि अगर मैं ये वाला याद रखूँ कि 11.11% 1/9 होता है, तो उसी तरीके से डबल करते हुए 4 करते हुए हम लोगों को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता चलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो समझा होगा। अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कैसे करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन को क्वेश्चंस में। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो, डीआई में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे आप परसेंटेज और फ्रैक्शंस के जो लॉजिक है उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी और आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे परसेंटेजेस दिख रहे होंगे जो आपके लिए फेमिलियर है। 58.33%, राइट। अगर आप टेबल में पीछे जाओगे तो मैंने आपको 58.33 का अभी बताया था, देखो ये वाला है ना, 7/12, ओके। तो इस तरीके के परसेंटेजेस आपको ऑलरेडी पता होंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली 7/12 लिख सकता हूँ, राइट, 58.33 को, और इसको 408 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 62.5% आपको याद आ रहा होगा कि 12.5% का 5 गुना है, तो मैं इसको 5/8 लिख सकता हूँ क्योंकि 12.5% 1/8 था, और इसका 360 है मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो देखो अभी मुझे कट करने में आसानी होगी, है ना। इसको मैं 12 से कट कर दूंगा 3 बार, राइट, और फिर 4 बार। तो इसमें भी मैं 8 को 8 से कट कर सकता हूँ आराम से, कितने बार, 8 4 जा एंड 8 5 जा, इस तरीके से। और बाकी के जो नंबर्स आएंगे वो उसको मैं मल्टीप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि आप प्रोसीड कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। अभी एक टाइम के लिए सोचो कि मुझे आपको 58.33 और 62.5 के फ्रैक्शन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, तो आप कैसे सॉल्व करते। तो जाहिर सी बात है आप 58.33 अपॉन 100 लिखते, फिर 62.5 अपॉन 100 लिखते, फिर इसको कट करते, है ना। तो वो तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आपको समझे कि जब परसेंटेज और फ्रैक्शन आप याद रखते हो तो आपको कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा, ओके। चलिए तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके ज़रिए आप वो समझ सकते थे, ओके। अभी बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और जो है परसेंटेज इंक्रीज़। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली ये परसेंटेज इंक्रीज़ क्या है, और इसके लिए मैंने और एक अल्टरनेटिव वर्ड भी लिखा है, दैट इज़ व्हाट परसेंट मोर। बेसिकली ये दोनों एक ही बात है, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज़ होता क्या है, उसको निकालना कैसे है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि एक नंबर है 20, जिसको मैंने इंक्रीज़ किया और 40 कर दिया इंक्रीज़ करके, और मुझे निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, मतलब जब वो नंबर 20 से 40 हुआ तो परसेंटेज इंक्रीज़ आपको निकालना है, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। आप ये समझो कि मेरा नंबर पहले 20 था, अभी 40 हुआ, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में कितने से इंक्रीज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 20 थी, अभी 40 है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में कितने का चेंज आया, 20। तो हम लोग हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू में चेंज आया है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लोग हमेशा वो वैल्यू लिखते हैं जिस वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो 20 से इंक्रीज़ होकर 40 बना है, तो इसका मतलब जो मेरा बेस वैल्यू है क्या, वो क्या है, 20 है। तो डिनोमिनेटर में भी 20 ही आएगा, और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ही है, मतलब 100% का इंक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो 20 है उसको जब मैंने इंक्रीज़ किया 40 में, तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज़ कितना था, 100% का, राइट। अभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में कई बार आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करो, और एक ऐसा भी बोला जा सकता है जो मैंने क्वेश्चन 2 में लिखा है कि नंबर 40 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20। तो स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या अलग चीज़ पूछी है। ये अलग चीज़ नहीं है, ये बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज़ ही पूछा है, सिर्फ उन्होंने
जो पूछने का तरीका है वो बदला है, ठीक है। तो जब वो पूछेंगे कि 40 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20, तो फिर भी आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली वही चीज़ पूछी है कि 40 जो है वो 20 से कितना परसेंंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक्चुअल इंक्रीज 20 का है और जो बेस है वो भी क्या है, 20 ही है। तो इंटू 100 करके आपका वही आंसर आने वाला है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों केस जो है वो लिख के बताए कि जब ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको या तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए या तो व्हाट परसेंट मोर पूछा जाए, उन दोनों का मतलब एक ही होता है और कैसे निकालना होता है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप कि परसेंटेज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक उसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है, तो आइए जल्दी से वो भी समझ लेते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करना है। तो जैसे सेम एग्जांपल लिया मैंने, सिर्फ मैंने रिवर्स कर दिया उसको कि मेरा नंबर अभी 40 है, 40 से मैंने उसको कम कर दिया 20 पे, और आपको निकालना है कि कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुआ। ये हमेशा याद रखना कि परसेंटेज इंक्रीज़ सेम नंबर के लिए सेम नहीं होगा कि परसेंटेज डिक्रीज़ के, क्योंकि अभी हम लोगों ने 20 और 40 ही नंबर लिए थे, किसके लिए, इंक्रीज़ के लिए। तो इंक्रीज़ के लिए आंसर कितना आया था, 100%। तो डिक्रीज़ के लिए भी सेम आंसर कभी नहीं आएगा 100%, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं आएगा। देखो 40 से 20 हुआ है कम, तो एक्चुअल चेंज कितने का है, 20। तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर में तो 20 ही है, लेकिन आप देखोगे कि जो मेरा बेस है वो चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी मैं 40 से डिक्रीज़ कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 40 और इंटू 100। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हाफ आएगा और 2 ये 50 से कट होगा। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 50%, राइट। तो जब मैं आपको पूछूंगा कि एक नंबर को मैंने 40 से 20 कर दिया तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुआ, तो ये 50% से डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसी तरीके से व्हाट परसेंट लेस का भी कॉन्सेप्ट आता है। मतलब अगर आपको बोला है परसेंटेज डिक्रीज़ निकालो या अ नंबर 20 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 40, ऐसा निकालो, तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि जब आपको बोला होगा कि ये निकालो कि अ नंबर 20 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 40, तो आपको सेम चीज़ करनी है, एक्चुअल डिफरेंस निकालना है 20 का और यहाँ पे बेस क्या है 40 का। तो इंटू 100 करोगे तो आसानी से आपको वही आंसर मिलेगा जो आपने पहले क्वेश्चन में निकाला, दैट इज़ 50%, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझा होगा कि परसेंटेज डिक्रीज या व्हाट परसेंट लेस भी कैसे निकालना है, ओके। अभी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो जब व्हाट परसेंट ऑफ सिर्फ इतना ही पूछा है, मोर और लेस के बारे में नहीं बताया, तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है वो नहीं लेना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो 20 नंबर है वो न्यूमरेटर में लिखना है, 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 40, और बाकी का नंबर डिनोमिनेटर में, और सीधा आपको 100 कर देना है। तो इसका आंसर आपका आएगा 50%, मतलब 20 इज़ 50% ऑफ 40, ये आपको समझना है, ओके। तो याद रखना 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, ओके। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब व्हाट परसेंट मोर आप करते हो तो क्या करना है, जब व्हाट परसेंट लेस करते हो तो क्या करना है, और जब व्हाट परसेंट ऑफ करते हो तो क्या करना है, ठीक है। तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में या डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस में आपको ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट मोर वगैरह, ठीक है। तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके ये कॉन्सेप्ट्स इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, ओके। तो आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो समझे होंगे, ओके। चलिए अभी और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज, ओके। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका वो है जिसमें अगर आपको 2 परसेंटेज के बारे में बोला है तो आप यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूला को, ठीक है। और एक होगा 2 से ज़्यादा अगर पूछे जाएंगे तो कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है एक कंट्री की वो है 10,000, उसको मैंने पहले साल में इंक्रीज़ किया 10% और दूसरे साल में फिर से इंक्रीज़ किया 20%, ओके। और उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द न्यू पॉपुलेशन आफ्टर द 2 years, राइट। ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है ये फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला पहले भी देखा होगा जब मैंने आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर लिया था, राइट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में हम लोग इसको इफेक्टिव रेट कहते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग सक्सेसिव रेट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो आप 2 पैरामीटर्स है एक्स और वाई, और यहाँ पे भी आपको देख सकते हो आप 2 साल दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको 2 साल दिए गए हैं। 3 साल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसीलिए पहले 2 साल के लिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोगों को फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ रखना है। तो देखो पहला वैल्यू क्या है 10,
और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20। तो x के जगह पे मैंने 10 रखा, y के जगह पे 20 रखा, तो इस तरीके से होगा प्लस 20 इंटू 10 कितना होगा 200/100। तो आप खुद देख सकते हो ये 30 होगा और ये होगा 2, मतलब टोटल 32% का इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली 10,000 का 32% इंक्रीज़ करवा दूंगा। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू पॉपुलेशन। आप खुद बताओ, पहले की पॉपुलेशन थी 10,000, जो इंक्रीज़ हुआ वो कितने का हुआ 32%, और ये नंबर जो है 10,000 वो अपने आप में 100% है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो नई पॉपुलेशन आएगी 2 साल बाद वो 132% होगी। जाहिर सी बात है, ये 100% तो होगी ही और उसमें ये 32% भी मिल जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, अल्टीमेटली मुझे निकालना ये है कि 10,000 जो है उसका 132% कितना होगा, और वही हमारा इस केस में फाइनल आंसर होगा, राइट। तो जब मैं 10,000 का 132% निकालूंगा तो ये 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे, 132 1 जा 132 और 2 ज़ीरोज़ वैसे के वैसे लग जाएंगे। और आप देख सकते हो ये ए वाला ऑप्शन जो है 13,200 वो आप मार्क कर सकते हो बड़े आसानी से, राइट। तो सक्सेसिव इंक्रीज़ के केस में आपको करना ये है कि आपको ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आसानी से आपका जो आंसर है वो आएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ऐसा ही केस जब सक्सेसिव डिक्रीज़ के केस में होगा तो आप फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो याद रखना कि जब सक्सेसिव डिक्रीज़ की बात आएगी ना, तब आपको फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करना है। आपको फॉर्मूला ऐसे लिखना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये करना है आपको, ठीक है। तो आपको इसका भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसी में, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 10% इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ बोला है, और यहाँ पे भी 20% इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ बोला है। तो आप कैसे करते, तो आप क्या करते कि आप फॉर्मूला वही रखते कि 10 प्लस 20 यही करना है, लेकिन अभी माइनस करना है, ठीक है, प्लस के जगह पे। तो माइनस 200/100, तो आप देख सकते हो ये होता 30 और ये होता 2। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आता देखो 28%। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, 10,000 का 28% माइनस करवाना पड़ता। 10,000 अपने आप में कितना है 100%, ठीक है, और 28% कम हुआ है तो एक्चुअल में कितना हुआ ये 72%। तो आपको 72% इसका लेना पड़ता और इसका आंसर 7,200 आपका आता, ठीक है, जब डिक्रीज़ की बात आती। तो याद रखना इंक्रीज़ के लिए हम लोग 100 में ऐड करते हैं, डिक्रीज़ के लिए 100 से माइनस कर देंगे। जैसे 32% जब आया था इंक्रीज़ तो मैंने 100 में ऐड करके उसको 132% लिखा था, लेकिन जब 28% डिक्रीज़ आएगा तो 100 से माइनस करूँगा तो 72% लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सक्सेसिव इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ पूरा क्लियर है, राइट। अभी ये तो हो गई 2 साल की बात, है ना। अभी आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर 2 साल से ज़्यादा पूछा जाए, अगर 3 साल तक पूछा जाए, 4 साल तक पूछा जाए तो कैसे करना है। तो उसके लिए भी अप्रोच है, वो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इन्होंने बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट ट्रीज इन अ फील्ड इज इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, देन इंक्रीज बाय 8% इन द सेकेंड ईयर एंड डिक्रीज बाय 10% इन थर्ड ईयर। अभी देखो यहाँ पे पूरा 3 साल का मामला है, ओके। अभी यहाँ पे सक्सेसिव रेट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, एक नॉर्मल अप्रोच यूज़ करेंगे, ओके। और उन्होंने यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। उन्होंने बोला है कि अगर प्रेजेंट में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इतने हैं तो फाइंड करो कि बिगिनिंग में ट्रीज़ कितने थे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों को बिगिनिंग के ट्रीज़ नहीं पता, यहाँ पे सिचुएशन को समझो। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों को जो बिगिनिंग वाली पॉपुलेशन थी वो पता थी, लेकिन इस केस में बिगिनिंग वाला केस हम लोगों को नहीं पता। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि बिगिनिंग वाले ट्रीज़ जो थे वो एक्स थे। अभी इसमें पहले साल में कितना इंक्रीज़ हुआ देखो 10% का। अभी आपको पता है कि ये जो एक्स होगा वो अपने आप में 100% होगा। जब 10% इंक्रीज़ होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 110% हो जाएगा, और ये मेरा होगा पहले साल के बाद वाले ट्रीज़। उसके बाद अगर आप देखोगे सेकेंड साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है 8%, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 108 होगा। और उसी तरीके से आप देख सकते हो कि थर्ड ईयर में 10% का डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ का मतलब क्या है 100 से माइनस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं 90/100 लिख सकता हूँ, यस, ओके। और इसी का जो इक्वल है, मतलब इन सब का जो इक्वल है वो ये है 26730, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक्स था मेरे पास, ठीक है, फिर मेरे पास था 110 जो इंक्रीज़ था 10% का, राइट।
फिर 108, मतलब 8% का इंक्रीज़ था मेरे पास तो मैंने 108 लिख दिया, और मेरे पास डिक्रीज़ था 10% का तो मैंने 90 लिख दिया। और ये सब मेरा बराबर है किसके, 26730 से। और बस आपको अभी इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये 0 से ये 0 कट करते हैं, फिर ये 0 से ये 0 कट कर देंगे। ओके, और बाकी जितने भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो आप कट करके देख लेना कि आंसर कितना आता है। ठीक है, बस मेरा बताने का मतलब ये है, क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए मैं आपको डेफिनेटली एक और वीडियो लेके आऊँगा जिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा जाए, राइट। तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा कि जब आपको 2 साल से ज़्यादा केस का सिनेरियो आता है तब आप इस तरीके का अप्रोच यूज़ कर सकते हो। और यह बहुत आसान अप्रोच है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपको सही तरीके से कट करना है। ये सारे नंबर्स को आप आसानी से कट कर सकते हो और फाइनली आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से समझा होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी। ओके, और ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे कम स्टूडेंट्स को पता होता है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आपका डीआई में बहुत यूज़ होता है, तो इसीलिए आपको इसको सही तरीके से समझना है। ओके, दैट इज़ यूजिंग द रेशो इन द परसेंटेज। ओके, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लो कि मैंने आपको कहा कि एक नंबर है 784 और आपको ये पता करना है कि ये जो नंबर है 784 ये 560 से कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब 784 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 560। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर ये तो आपने सिखाया हुआ है, ये तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। यस, आप निकाल सकते हो, लेकिन आप देखोगे इसमें नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, और जब आप एक्चुअल में 560 और 784 का डिफरेंस लोगे, फिर डिवाइड करोगे उसको 560 से इंटू 100 करोगे, और जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, अगर आपको इसको बिल्कुल आसानी से करना है तो हम लोग इसको रेशो के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। याद रखना हमेशा कि अगर मेरे पास वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन रेशो रहेगा उन दो नंबर्स का, तो फिर भी मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि मेरे पास 2 नंबर का रेशो है लेकिन 2 नंबर्स की वैल्यू नहीं है, फिर भी मैं जो आंसर है वो पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अभी पहले तो आप देख लो कि 784 और 560 का रेशो कितना होगा आपस में। अभी 784 देख के आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि 784 जो है वो 28 का स्क्वायर है, और 560 भी 28 से जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 784 को 28 से 28 बार कट करूँगा क्योंकि वो स्क्वायर है, और 560 को 28 से 20 बार कट करूँगा, और इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ये 7:5 ला सकता हूँ, 4 7 जा एंड 4 5 जा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझा होगा। ठीक, अभी मैंने इसको इतना छोटा क्यों किया, क्योंकि मुझे परसेंटेज आसानी से मिले। अभी कैसे मिलेगा, देखो परसेंटेज आसानी से हम लोगों को निकालना क्या है कि ये जो 7 यूनिट है ये 5 यूनिट से कितना ज़्यादा है। तो आप खुद ही देखो कि 5 से 7 यूनिट कितना ज़्यादा है, 2, और बेस क्या है 5, क्योंकि 5 से बढ़ रहा है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज, जो आपको पूछा था व्हाट परसेंट मोर। तो ये देखो 2/5 का मतलब क्या होता है, 40% है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 40% मिलेगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, 40%। मतलब 784 ये जो नंबर है वो 560 से कितना बड़ा है, 40%। ठीक है, तो अगर आप रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे ना तो आसानी से आप परसेंटेजेस निकाल पाते हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं और एक एग्जाम्पल से कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको 2 नंबर्स दिए, एक नंबर दिया 20 और एक नंबर दिया 60, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो 60 है ये 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब 60 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20। तो नॉर्मली जब मैंने आपको पहला अप्रोच बताया था, जब पहले बताया था, तो कैसे करने के लिए कहा, 20 और 60 का डिफरेंस निकालो, दैट इज़ 40, और नीचे 20 लिखो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आसान नंबर होंगे इस तरीके से तो आ ही जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 जा मतलब 200% आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, अगर मुझे इसी को रेशो के कॉन्सेप्ट से करना होता तो मुझे पता है कि इन दोनों का रेशो कितना है आपस में, 1:3। तो आप देख सकते हो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 का इंक्रीज़ 1 पे इंटू 100। तो यहाँ पे भी आंसर देखो कितना आ रहा है, अगेन 200% ही आ रहा है। तो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स मिले तो जब आप रेशो निकालोगे ना तो उस केस में आपको रेशो से ज़्यादा अच्छे से आंसर आ पाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज में हम लोगों को जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए, वो सारे हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर एक ही लेक्चर में कवर कर दिए हैं। इसके बाद परसेंटेज के बेस पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।